तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का तीसरा लेक्चर। इससे पहले वाले दो लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया न्यूट्रिशन क्या होता है और रिस्पिरेशन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन कुछ और चीज नहीं है, ये एक तरह का वो चीज मान लीजिए, लाइफ प्रोसेस तो है ही, इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह जो लेकर जाएंगे ना बॉडी के अंदर, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ भी है, इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। ऑब्वियसली लाइफ प्रोसेस का टाइप है in which substance synthesized and absorbed in one part of the body and carried to the other part of the body। मतलब बना कहीं पर और उसको उठाकर लेके गए कहीं और पे। तो ये जो प्रोसेस था कि बना कहीं और उसका जरूरत है कहीं और, तो ट्रांसपोर्ट किए ना, एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे ना, तो इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखेंगे तो पहले तो ह्यूमन में देखेंगे, ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर देखेंगे प्लांट में। तो ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो दो तरीका से देखेंगे, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बेसिकली ब्लड वेसल और हार्ट, ये तीन मेजर कंपोनेंट का बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि कहां पर ब्लड बना था, कहां से ब्लड क्या चीज कैरी कर रहा है। ऑब्वियसली क्या होता है, हार्ट का मेन काम होता है पंप करना ब्लड को। तो ब्लड कर क्यों रहा है, एक्चुअली ब्लड को पंप करने का क्या जरूरत है, मेन काम होता है फूड और ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचा पाना, ताकि वो उस फूड से एनर्जी बना सके। पता है ना एनर्जी कहाँ बनता है, सेल में। रिस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है, सेल में। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस हो सके इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो वही बात लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का बात कर ले तो दो तरीका से होगा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है समझाएंगे, इसका टाइम आने दीजिए। फर्स्ट वही बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वही जो बोले, इट इज द नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन में एक मेन है हार्ट, भैया हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल और हार्ट का एक ऐसा नेटवर्क है जिसके द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड को भेजा जाता है, ताकि हर एक पार्ट तक वो फूड को और ऑक्सीजन को पहुंचा सके और वहां से वेस्ट क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर से वो उसको बाहर कर सके। तो ये मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशन में या सर्कुलेटरी सिस्टम में। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑर्गन्स, तो कौन सा, तो हार्ट भैया, एंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल और हार्ट का एक नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को, यानी कि ग्लूकोज का बात मेनली बोलेंगे। वैसे बहुत सारा होता है ग्लूकोज, सॉरी न्यूट्रिशन, तो उसको हर एक जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और वेस्ट को रिमूव करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट, पता होगा। रिस्पिरेशन प्रोसेस में अगर कोई वेस्ट निकलता है हमारा बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसको भी बाहर करने का काम इसी में आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट है जिसके कारण सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तीन कंपोनेंट है। एक तो हमारा ब्लड, जो वो काम करता है, वो होता है ना जो मेन पर्सन जो उस सब्सटेंस को कैरी करेगा, वही तो ब्लड है। ब्लड ही तो उसको कैरी करेगा, किसको, फूड को, और किसको, ऑक्सीजन को, और किसको, तो वेस्ट को। इसको कैरी कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। और वो जो ब्लड वेसल होगा वो उसका रोड होगा, समझ लीजिए रास्ता होगा, उसके द्वारा ही वो जाएगा। और इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसा मान सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को। ब्लड खुद ब खुद थोड़ी चलेगा, उसको हार्ट ना उसको प्रेस कर रहा है, उसको फोर्स दे रहा है कि भाई तू जा, तो उसको कौन देगा फोर्स, तो वही हार्ट देगा। तो मेन तीन कंपोनेंट है, एक ब्लड वेसल, तीसरा हार्ट। तीनों के बारे में चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में। तो बेसिकली ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी ब्लड वेसल, उसके बाद हार्ट, फिर हार्ट का फंक्शन। चलिए, तो ब्लड के बारे में सबको मालूम है ये क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या चीज, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और क्या चीज, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और क्या, तो वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। यही सब काम है उसका। वही बात ये लिखा हुआ है। इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको लिक्विड मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लाज्मा। उसके अंदर बहुत सारा सेल ना मूव करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में लिक्विड मैट्रिक्स बहुत हेल्प करता है, यानी कि प्लाज्मा। तो ये बात लिखा हुआ है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन विच सेल कौन, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स जो कि बेसिकली ब्लड को क्लोट करता है। तो ये सब सेल्स हो गए, ये सब क्या करता है, मूव करता है किसमें, तो लिक्विड मैट्रिक्स, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो लिक्विड मैट्रिक्स में ये सारा का सारा सेल मूव करता है,
किसके लिए? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन? तो आपको मालूम है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, यूरिया, यूरिक एसिड, फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज का ट्रांसपोर्टेशन ये ब्लड करता है। तो ब्लड क्या चीज से बना हुआ है? तो ये 4 चीज से बना हुआ है, जिसमें से 3 गो सेल है। वो तीनों सेल एक लिक्विड मैट्रिक्स में फ्लो करता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कर सके। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। ब्लड क्या चीज से बना है? तो 4 चीज से। भी तुरंत आपको बताएं तो पहला 2 पार्ट अभी देखते हैं, फिर 2 पार्ट इसके बाद देखते हैं। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स पहले ये देख लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज अ लिक्विड मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। ये मीडियम हुआ ताकि सेल इसमें बह सके। और क्या भैया? तो और है कि इसमें ये बना क्या जिससे? तो प्लाज्मा में 91% वाटर है, बाकी का 9% में आपको क्या नजर आएगा? बाकी का 9% में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नजर आएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ मेड अप ऑफ 91% ऑफ वाटर एंड 9% ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर दूसरी बात, ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये जिंदा नहीं होता, दिस इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड। उसके बाद क्या है? इट गिव्स मीडियम टू फ्लो द ब्लड। वही बात हम बताए थे, ये ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, उसको बहने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसको बहने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? मीडियम। फिर चौथी बात क्या कर लेंगे? प्लाज्मा हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, यूरिक एसिड और यूरिया। ये सब चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा ही करता है भैया। तो प्लाज्मा के बारे में 4 बात पता होना चाहिए। पहली बात, ये डेड होता है। दूसरी बात, ये मीडियम प्रोवाइड करता है सेल्स को, ब्लड का सेल्स को, ताकि वो फ्लो कर सके। तीसरी बात, ये क्या करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज का? तो डाइजेस्टिव फूड का। और क्या चीज का? तो और आपको यूरिक एसिड का। और क्या चीज का? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का ये नहीं करता, ऑक्सीजन को का आरबीसी करता है, ठीक है। और क्या है? तो इट कंटेन 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। कितना भी ब्लड हो उसका 55% तो प्लाज्मा ही होगा, बाकी का 45% में आपको ये 3 सेल्स नजर आते हैं। अब प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है? पहली बात, ये सबसे स्मॉल है चारों कंपोनेंट में, ब्लड का चारों कंपोनेंट में सबसे छोटा कोई है तो वो है प्लेटलेट्स। ये कलरलेस भी होता है। फिर दे डू नॉट हैव देयर ओन न्यूक्लियस, इसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद क्या बात कर ले? प्लेटलेट्स आर मेड इन बोन मैरो। बोन मैरो में ये बनता है, आपको पता होगा, हड्डी में जो छेद होता है, होल्स होता है, उसके अंदर कुछ मटेरियल भरा रहता है, उसी को बोलते हैं। येलो कलर का होता है, कभी कभी रेड कलर का होता है, तो उसी में ये बनता है। उसमें ये क्या, आरबीसी वगैरह भी उसी में बनता है। ओके, इट हेल्प टू क्लोट दी ब्लड। इसका काम जान ले। देखिए मेन चीज होता है इसका काम जानना। काम पे ही तो हम लोग क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि समझ सके कि ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो इसका काम तो ये था, ट्रांसपोर्ट करना फूड को, CO2 को, यूरिक एसिड को, ये सब चीज को। इसका काम क्या है? ब्लड को क्लोट करना। क्या करना? क्लोट करना। किसको? तो ब्लड को। जब भी हमको चोट लग जाता है तो ब्लड जो बहता है, तो ब्लड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा शरीर का, तो वो ज्यादा ना बहे तो वहां क्या होता है? जम जाता है, क्लोट कर देता है ब्लड को। तो वो कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेन पार्ट हो गया था प्लेटलेट्स का। अब बात कर लेते हैं हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो बाकी का जो 2 कंपोनेंट है ब्लड का, जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल ऑब्वियसली उसका कलर भी क्या होगा? रेड होगा। और इसका जो रेड कलर है वो क्यों है पता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये आयरन प्रोटीन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? आयरन प्रोटीन के। हाँ, किससे बना हुआ है? आयरन प्रोटीन। अब आयरन प्रोटीन से बना हुआ है, इसीलिए ये ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का टेंडेंसी जो है वाटर में डिजोल्व होने का, वो अच्छा नहीं है, इसीलिए वो प्लाज्मा कैरी नहीं कर रहा था। आप देख रहे होंगे प्लाज्मा फूड कैरी कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, ऑक्सीजन भी कर लेता, बट ऑक्सीजन को इसलिए कैरी नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीजन का सोलिबिलिटी जो है ना वाटर में, वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का था। इसीलिए ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल। इसमें भी कौन चीज? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण बेचारे का कलर जो है ना वो क्या है? रेड कलर का होता है। ओके, तो आयरन प्रोटीन है, तो क्योंकि आयरन ब्लड से बना हुआ प्रोटीन है, और आयरन क्या है? मेटल। तो ये मेटल है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ आपस में ऑक्साइड कर, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ऑक्सीडेशन कर लेता है। सिंपल बात है, ऑक्सीजन से कभी भी मेटल मिलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, पता होगा। तो ऑक्सीडेशन कर लेता है आयरन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर जाता है। ओके, तो 3 बात पता चल गया। पहली बात, रेड ब्लड सेल का कलर लाल होता है।
दूसरी किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तीसरी बात, हीमोग्लोबिन क्या जिससे बना, तो आयरन प्रोटीन, और इसी आयरन प्रोटीन के कारण ये क्या कर पाता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, दे डज नॉट हैव देयर ओन न्यूक्लियस, इसके पास भी खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स के पास भी नहीं था, सिर्फ आरबीसी के पास, सिर्फ डब्ल्यूबीसी के पास अपना न्यूक्लियस होगा, बाकी प्लेटलेट्स के पास भी नहीं होगा और आरबीसी के पास भी नहीं होगा न्यूक्लियस। कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में, पता ही होगा आपको, वही हड्डी में होलो वाला पार्ट जिसमें मटेरियल भरा हुआ रहता है ना, उसी में, ठीक है। और इसका एक आरबीसी का साइज के बारे में बात कर ले तो 7.2 माइक्रोमीटर। एक छोटा सा आरबीसी को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना छोटा है, 7.2 माइक्रोमीटर छोटा है वो चीज। तो ये बेसिक 4-5 पॉइंट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल रेड कलर का था तो व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होगा। अब क्योंकि इसके पास कोई हीमोग्लोबिन नाम का कोई रेड पिगमेंट नहीं था, इसीलिए ये क्या है, कलरलेस है। ये क्या, इट इज अ रेड पिगमेंट, इसके कारण ही तो ये लाल था ना, ठीक है। इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, इट हैव देयर ओन न्यूक्लियस, इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं था। इसके पास हीमोग्लोबिन था बट इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, दो डिफरेंस समझ में आ गया। तीसरी बात, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि पैथोजेंस को मार सके, यानी कि बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वायरस हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जो हम लोग का शरीर में आ जाता है तो हम लोग को बहुत सी जो बीमारियां हो जाती है। तो उस बीमारी से बचने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए शरीर में, तो वो है हमारा डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम है वो यही है कि बाहर का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके खिलाफ फाइट करना, उसको हराना, उसको जीतना। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो साइज जो है एक डब्ल्यूबीसी का जो एवरेज साइज है वो कितना, 12 से 17 माइक्रोमीटर, 12 से 17 माइक्रोमीटर तक का एक डब्ल्यूबीसी होता है। कुछ टाइप्स भी है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी को दो टाइप में डिवाइड किए हैं, एक अग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में सिंपल है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर छोटे छोटे दाना होगा, दाना होगा, दाना होगा, दाना है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रेनुलोसाइट। अगर दाना नहीं हुआ, साफ सुथरा है, तो अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट दो को होता है, एक को बोलते हैं मोनोसाइट, एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ओके। ये था हमारा अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन तरह का होता है, एक न्यूट्रोफिल्स, एक इसोफिल्स, इस्नोफिल्स, एक बाइसोफिल्स। तीन को ग्रेनुलोसाइट होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे दाना होगा। ये इसको याद करने के लिए याद करेंगे बेन 10 कार्टून था ना, हाँ वही से बेन 10। बी से बाइसोफिल्स, ई से स्नोफिल्स और एन से न्यूट्रोफिल्स। इसको याद कैसे करेंगे, MLA। इससे कैसे याद करेंगे, MLA। ए को भूल जाइएगा, ए को ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, हाँ ए को अभी तुरंत पता चला। M फॉर तो मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, A फॉर अग्रेनुलोसाइट। मतलब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है, अग्रेनुलोसाइट है, तो MLA ऐसे याद कर लीजिएगा। बेन 10, B4 बता ही दिए, क्या बार बोलेंगे। तो ये था हमारा ब्लड का चारों कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल। ब्लड देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो है हमारा ब्लड वेसल। ऑब्वियसली अगर ब्लड के बारे में बात कर लिया तो ब्लड को जो कैरी करता है, वो जो पाइपलाइंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल बेसिकली तीन टाइप का होता है, एक आर्टरी, एक वेन, एक कैपिलरीज। क्या है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, चलिए देख लेते हैं। पहली बात, आर्टरी का काम होता है हार्ट से पूरा बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना। हार्ट से पूरा बॉडी तक ब्लड को कौन पहुंचाता है, आर्टरी पहुंचाता है। और हाँ, कौन सा ब्लड भैया, ब्लड में भी कौन सा ब्लड, ये बात भी लिख देते हैं कहीं पर, और कहाँ लिख दे, साइड में लिख दे क्या, क्या बोल रहे थे, हार्ट से बॉडी तक ब्लड को सप्लाई देता है। तो कौन सा ब्लड भैया, ब्लड दो टाइप का होता है पूरा बॉडी में, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छा मात्रा में है। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा मात्रा में है। तो ये कौन सा ब्लड का बात कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाता है कौन, आर्टरी।
वेन क्या करता है, ये बॉडी से हार्ट तक को ब्लड पहुंचाता है, बॉडी से फिर हार्ट कौन ब्लड लेके जाता है, तो वेन्स। तो कौन सा ब्लड भैया, तो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये दोनों को कनेक्ट करता है, आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट करता है कौन, कैपिलरीज। कौन करता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करना, जहां भी कनेक्ट हो रहा होगा वहां पे कनेक्ट करना। तो फिर से बता देते हैं, आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करना। वेन का काम क्या है, बॉडी से हार्ट तक दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। कैपिलरीज का काम क्या है, कनेक्शन करना दोनों में। अब बात कर लेते हैं प्रेशर का। तो किसके पास ज्यादा प्रेशर है, आर्टरी के पास हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में ब्लड आता है आर्टरी से। ओके, बट वेन में वही प्रेशर बहुत लो होता है, वेन में प्रेशर लो होता है, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हाई है, यहाँ पे लो है। कैपिलरीज में भी लो होगा ऑब्वियसली, कैपिलरीज बहुत पतला पतला होता है तो ऑब्वियसली वहां पे लो ही होगा। तो प्रेशर भी पता चल गया, आर्टरी में सबसे ज्यादा, फिर वेन लो है, ये भी लो है। फिर लुमिना या डायमीटर बेसिकली, जैसे कि क्योंकि वो पाइपलाइन है तो कितना मोटा होगा उसका हम बात कर रहे हैं। तो आर्टरी जो होगा वो नैरो होगा, नैरो होने का मतलब पतला होगा, ये थोड़ा मोटा होगा, ये बहुत ज्यादा पतला होगा, बहुत ज्यादा। अंदर दिख रहा है, ये मिडिल वाला, बीच वाला मान सकते हैं इसको कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक है। ये बहुत ज्यादा चौड़ा होगा, ये बहुत ज्यादा पतला होगा, ये अंतर हो गया उसका। फिर बात कर ले तो थिकनेस का, मोटा, थिकनेस का बात कर ले तो ये ठीक होगा, मोटा मोटा होगा इसका वॉल्स। ऐसा कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। हाँ, ऐसा कुछ होगा। ओके, इसका बात कर ले, इसका इसका मोटा था, ठीक था, इसका थीन है, पतला है, बड़ा है बट पतला। देखिए मोटापा दिख रहा है आपको, ये थिकनेस दिख रहा है, ये देखिए पतला सा, इसका देखिए मोटा है, छोटा है बट मोटा है, इसका चौड़ा है बट पतला है। इसका बात कर ले तो ये बेचारा छोटा भी है और पतला भी है। आई होप आपको ये समझ में आएगा वॉल ऑफ का थिकनेस का बात। फिर वल्व के बारे में बात कर ले, क्या वल्व है, वल्व का मेन काम होता है ब्लड को दोबारा दूसरा डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। मान लीजिए ऊपर से नीचा जा रहा है, ऊपर से नीचा जा रहा है तो फिर से नीचा से ऊपर ना जा सके, इस चीज का प्रोटेक्शन के लिए वल्व दिया जाता है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा वल्व, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये कुछ ऐसा प्रोटेक्शन होता है। अब क्या होगा कि अगर इधर से इधर ब्लड आ रहा है तो दोबारा इधर से इधर नहीं जा पाएगा ना, तो इस तरह का क्रिएशन होता है। तो ये इसमें नहीं होगा, आर्टरी में कोई बल्स नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। तो ये 4-5 डिफरेंस था, फिर से बता देते हैं। ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी का मेन काम क्या है भैया, मेन काम है आर्टरी का हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। वेन का मेन काम क्या है, बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। कैपिलरीज का मेन काम क्या है, कनेक्शन का। प्रेशर देख लीजिए तो आर्टरी में सबसे ज्यादा होता है, वेन में बहुत कम होता है, कैपिलरीज में भी बहुत कम होता है। डायमीटर का बात कर ले तो इसका नैरो, छोटा, कुछ खास बड़ा डायमीटर नहीं होता, इसका बहुत ज्यादा बड़ा डायमीटर होता है वेन्स का, और कैपिलरीज का बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नैरो, बहुत ज्यादा छोटा। बात कर ले हम लोग थिकनेस का, वॉल ऑफ, ये जो भी है ब्लड वेसल, उसका वॉल का थिकनेस का बात कर ले तो ये मोटा होता है, थिक होता है। कौन, आर्टरी थिक होता है, मोटा मोटा होता है इसका वॉल्स, क्योंकि प्रेशर हाई है ना, प्रेशर हाई तो वॉल्स का मोटा होना जरूरी है, नहीं तो फट जाएगा। फिर वेन का बात कर ले, लो प्रेशर है तो पतला भी रहेगा, चलेगा। इसमें प्रेशर लो है तो इसका भी वॉल जो है वो पतला रहेगा, चलेगा। तो एक्सट्रीमली थिन होता है, इसका बहुत ज्यादा पतला होता है। वॉल्स जो है वो मतलब एंटी डायरेक्शन में ब्लड फ्लो ना करे इसीलिए होता है, तो आर्टरी में नहीं होता, वेन में होता है। इसके पीछे रीजन है ना, आर्टरी क्या है, हार्ट से बॉडी तक, मतलब ऊपर से नीचा लेके आ रहा है ना ब्लड एक्चुअली, तो ऊपर से जब नीचा लेके आ रहा है तो ग्रेविटी के कारण फिर वापस नीचे से ऊपर तो आएगा नहीं उसमें, तो उसमें वल्व का जरूरत है ही नहीं। बट वेन में जरूरत है, क्यों, क्योंकि वेन बॉडी से हार्ट तक लेके आ रहा है, जब बॉडी से हार्ट लेके आ रहा है तो ऊपर आएगा, ऊपर जब ब्लड आ रहा है तो ग्रेविटी के कारण ब्लड नीचे जा सकता है। तो इस चीज का प्रोटेक्शन के लिए वहां क्या दिया जाता है, वल्व्स, तो वल्व्स होता है इसमें, और इसका काम ही कनेक्शन का है तो इसमें जरूरत ही नहीं है। तो ये डिफरेंसेस था हमारा ब्लड वेसल्स में, यही 3 ब्लड वेसल्स होता है। अब हम लोग चलेंगे हार्ट पे, तो हार्ट देख लेंगे आज, हार्ट क्या होता है। इससे पहले 2 कंपोनेंट देख चुके हैं, ब्लड और ब्लड वेसल।
क्योंकि अगर हमको सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ये 3 कंपोनेंट था ना, तो 2 कंपोनेंट देख लिए, तीसरा है हार्ट। तो हार्ट होता क्या है, ये सबको मालूम है। ये वो ऑर्गन है हमारा बॉडी का जो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि वो हर एक पार्ट तक पहुंच सके, हर एक सेल तक पहुंचे और उसको जो भी पहुंचाना है उसको वो पहुंचा सके। क्या पहुंचाना है इसको, तो इसको पहुंचाना है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और वहां पर जो भी रिस्पिरेशन के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसको कलेक्ट करके फिर से उसको बाहर करना है, यही काम है। तो इसके लिए हर एक सेल तक पहुंचना जरूरी है ना, तो वो यही पहुंचाता है। कौन, तो हार्ट है। क्या, तो हॉलो, हॉलो इसलिए बोल रहे क्योंकि बीच में छेद होता है, ऑब्वियसली यार हॉलो है, दैट्स व्हाई ये ब्लड को कलेक्ट करेगा देन पंप करेगा। तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, एक ऐसा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा शरीर का जो ब्लड को हर एक शरीर का पार्ट तक पहुंचाता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में ही होता है ये, यानी कि जिसके पास जो बैकबोन वगैरह होता है ना उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट समझ में आ गया। इसमें 4 चेंबर होता है हार्ट में, ह्यूमन हार्ट का बात कर रहे हैं हम लोग। 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर। 4 चेंबर होता है। 4 चेंबर 2 साइड में डिवाइडेड होता है, एक लेफ्ट एक राइट। वैसे बेसिकली इस साइड राइट है और इस साइड लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट दिख रहा है, राइट लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट, और राइट में 2 दिखेगा आपको, एक राइट आर्टियम एक राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट में भी 2 दिखेगा, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एक इंपॉर्टेंट बात, राइट साइड पे हार्ट का जो राइट साइड होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक ट्रिक है मेरा, लॉर्ड। लॉर्ड से एल ओ को एक साथ कर लीजिए, आर और डी को एक साथ कर लीजिए। आर फॉर राइट, डी फॉर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब राइट साइड का जो चैम्बर्स होगा हार्ट का, राइट साइड का चैम्बर जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या चीज कैरी करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और एल और ओ को एक साथ कर लीजिए, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड, यानी कि लेफ्ट साइड जो होगा वो किसको कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके। अब होता क्या एक्चुअली कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड का काम, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होता है। अब आर्ट्रियम क्या करेगा, आर्ट्रियम रिसीव करेगा, आर्ट्रियम क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड को, वेंट्रिकल्स क्या करेगा, उसको भेजेगा बॉडी की तरफ। मतलब हार्ट के अंदर अगर खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ब्लड को हार्ट के अंदर आता है तो कौन सा चैम्बर में सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में आता है। फिर राइट आर्ट्रियम से चले जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, सबसे पहले किस में आएगा, ब्लड राइट आर्ट्रियम में, फिर वहां से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, राइट में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भरना जरूरी है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में, क्यों, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो सके, और लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर ये आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होता है। तो अब जो ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये चले जाएगा पूरा बॉडी में, किसमें चले जाएगा, बॉडी में, लेकिन कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ भी किससे आ रहा था, बॉडी से आ रहा था। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहा होगा, एक बॉडी और हार्ट के बीच, एक हार्ट और लंग्स के बीच 2 सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब यही चीज यहाँ पर समझा देते हैं, हर एक चीज का बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग को, राइट साइड का जो पार्ट है, जैसे कि राइट आर्ट्रियम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राइट वेंट्रिकल्स यहाँ दिख रहा होगा, ये पार्ट, और लेफ्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स लेफ्ट आर्ट्रियम, ये दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में डिवाइड कौन कर रहा है, तो सेप्टम, सेप्टम इज द वॉल ऑफ द हार्ट, जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है हार्ट को। और लेफ्ट में भी 2 पार्ट है, एक चैम्बर जिसका नाम है राइट आर्ट्रियम, एक चैम्बर जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल्स। तो राइट आर्ट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके द्वारा, तो वेना कावा के द्वारा, किसके द्वारा, वेना कावा के द्वारा, बता चुके हैं, वेना कावा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड वेना कावा के द्वारा इधर से आएगा, फिर वो यहां से
इधर आ जाएगा। ये वल्व क्यों लगा पता है? वल्व लगा हुआ ताकि ब्लड रिवर्स नहीं चले जाए, फिर से ऊपर ना चला जाए, इसलिए वल्व लगा हुआ है। फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल्स में, अब राइट वेंट्रिकल से ये होते हुए इधर से पोलेमनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चले जाएगा। पोलेमनरी आर्टरी से होते हुए किधर चले जाएगा? लंग्स में, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन सके। फिर पोलेमनरी आर्टरी से लंग्स गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर वो पोलेमनरी वेन के द्वारा, ये दिख रहा है इधर से इधर, इधर भी दिख रहा होगा, ये दोनों तो चारों तरफ से पोलेमनरी वेन से सारा, उसके द्वारा ये सीधा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। किसमें आ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम, दिख रहा है ऐसे, लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। फिर लेफ्ट आर्टरियम से फिर बल्ब लगा हुआ है, वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट ये चले जाएगा ऑर्टा में। किसमें चले जाएगा? ऑर्टा। ऑर्टा क्या है? ऑर्टा एक ऐसा ब्लड वेसल है जो हार्ट से पूरा बॉडी तक, हार्ट से पूरा बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई देता है। और वेना कावा कौन सा ब्लड वेसल था? ऐसा ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आता था, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आता था। कौन? वेना कावा। और ऑर्टा क्या करता है? हार्ट से पूरा बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। पोलेमनरी आर्टरी क्या करता था? ये हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता था। और पोलेमनरी वेन क्या करता था? ये लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता था। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन है, लॉन्गेस्ट आर्टरी क्या नाम आएगा? ऑर्टा। लॉन्गेस्ट वेन के बारे में पूछे तो वेना कावा। ओके। और ऐसा कोई वेन, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, वेन का काम क्या? वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो ऐसा कोई वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया हो? हाँ है, पोलेमनरी वेन। ये ऐसा वेन है, एक्सेप्शनल है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। कहां से? लंग्स से हार्ट तक। अच्छा, और सॉरी, आर्टरी का मेन काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन क्या ऐसा कोई आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया हो? हाँ है। कौन है? तो पोलेमनरी आर्टरी। पोलेमनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी किया हुआ है। तो ये बेसिक बात सब है, आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे वीडियो का। तो बेसिकली अब ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखे हैं तो। सिस्टोलिक प्रेशर, पहले तो ब्लड प्रेशर, तो ऑब्वियसली यार ब्लड का जो प्रेशर होगा, मतलब अगर हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है या तो बॉडी तक या बॉडी से हार्ट तक, तो कुछ ना कुछ प्रेशर के अकॉर्डिंग कर रहा होगा ना। तो उसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक वो जब बॉडी से हार्ट तक खून आ रहा है उसको सिस्टोलिक बोलेंगे, एक वो जो हार्ट से बॉडी तक जाता है उसको डायस्टोलिक बोलेंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया? वो ब्लड का प्रेशर, वो प्रेशर ब्लड का जब बॉडी से खून हार्ट तक आता हो, वही बात। द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन योर हार्ट पंप ब्लड आउट ऑफ योर बॉडी, जो कि मतलब बॉडी से आउट लेकिन हार्ट तक, उसी को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ना प्रेशर का, वो 120 mmHg तक हो सकता है। 120 ये नॉर्मल रेंज की बात करें, 120, इससे कम भी अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा भी अच्छा नहीं। इससे कम रहेगा तो बोलेंगे बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। इससे ज्यादा हो गया क्या बोलेंगे? बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। डायस्टोलिक का बात कर ले तो क्या बोले? इसमें क्या था? बॉडी से हार्ट तक आ रहा था। डायस्टोलिक में हार्ट से बॉडी तक जाएगा। डायस्टोलिक में क्या होगा? हार्ट से बॉडी तक जाएगा। तो क्या ये द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन योर हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा उस टाइम हार्ट से जो खून बॉडी तक जाएगा ना, तो जो प्रेशर उस टाइम ब्लड का रहेगा जब वो हार्ट से निकल के बॉडी तक जा रहा है, उसी प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और इसका वैल्यू 80 mmHg तक रहता है। ये नॉर्मल रेंज, इससे कम रहा तो भी दिक्कत है, ज्यादा रहा तो भी दिक्कत है। और जब ये सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा था तो उस टाइम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो प्रेशर था, ये रिलैक्सेशन के टाइम जो प्रेशर है उसको डायस्टोलिक बोलेंगे। एक ये क्या लिखा हुआ है? स्फिग्मोमीटर क्या होता है? स्फिग्मोमीटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सके। दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, और इसी को स्फिग्मोमीटर बोलते हैं। पल्स रेट सबको मालूम है, 1 मिनट में हार्ट कितना बार धड़क सकता है, इसी को हार्ट रेट बोलते हैं। यानी कि हार्ट रेट पर मिनट, हार्ट रेट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। आई होप ये सारा बात समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम तो देख लिए थे जो मैन में होता है, लेकिन एक और था। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले थे और देखने वाले थे लिम्फेटिक सिस्टम, तो वो भी देख लेते। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इसमें बेसिकली लिम्फ मेन कैरेक्टर है। लिम्फ क्या करेगा? वो पूरा बॉडी में फ्लूइड वगैरह बैलेंस करेगा, इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा, यही सब काम करेगा। पूरा बॉडी में इसका नेटवर्क है। तो क्या होता है यह सिस्टम देख लेते हैं।
इट इज द नेटवर्क ऑफ लिम्फ नोड। किसका किसका नेटवर्क है भैया? तो इसका नेटवर्क में लिम्फ नोड्स है, लिम्फ डक्ट है, लिम्फ वेसल है और लिम्फ है। ये 3-4 चीज इसमें है। लिम्फ नोड का काम क्या है? पहली बात तो लिम्फ डक्ट का काम, फिर लिम्फ वेसल का। लिम्फ डक्ट का काम है कलेक्शन का। कलेक्शन का क्या चीज का कलेक्शन? तो लिम्फ का कलेक्शन। लिम्फ नोड का क्या काम है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का किसका फिल्ट्रेशन? तो लिम्फ का फिल्ट्रेशन। लिम्फ वेसल का क्या काम है भैया? लिम्फ वेसल का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट का। ट्रांसपोर्ट मतलब लिम्फ डक्ट कलेक्ट करेगा। कहां से कलेक्ट करेगा भैया? तो ब्लड से। ब्लड प्लाज्मा में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, एक्स्ट्रा डब्ल्यूबीसी वगैरह हो जाता है ना, तो वो बाहर निकाल देता है, आर्टरी का एंड्स के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो वहां से कलेक्ट कर लेता है लिम्फ डक्ट, फिर उसको लिम्फ नोड तक भेज देता है। वहां पे फिल्ट्रेशन हो जाता है उसका, जो भी और घटिया चीज उसको खत्म, अच्छा चीज को रख लेगा, और फिर लिम्फ वेसल के द्वारा पूरा बॉडी में इसको भेज दिया जाएगा। और इसका डायरेक्शन हरदम कहां होगा? हार्ट तक होगा। कहां पे होगा? हार्ट तक होगा। एंड दैट मेक एंड मूव द लिम्फ, और इसी के कारण ही लिम्फ मूव करता है। ओके और कहा भैया डायरेक्शन किधर? हार्ट की टुवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ जाता है। तो ये सिस्टम समझ में आ गया होगा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है जो लिम्फ है, भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं? किसका फिल्ट्रेशन? तो लिम्फ का। किसका कलेक्शन? तो लिम्फ का। किसका ट्रांसपोर्टेशन? तो लिम्फ का। कहां से कहां? तो बॉडी तक। तो क्या? लिम्फ। तो लिम्फ 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 बहुत हो गया। अब बात कर लेते लिम्फ है क्या। तो इट इज क्लियरली वाटरी फ्लूइड, क्लियर वाटरी फ्लूइड है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी नजर आएगा आपको, न्यूट्रिएंट्स नजर आएगा। न्यूट्रिएंट्स में क्या नजर आएगा? अमीनो एसिड नजर आ जाएगा आपको नजर आएगा फैट्स, आपको नजर आएगा उसमें फैटी एसिड, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आपको नजर आएगा। और क्या नजर आएगा? और भी होगा सब्सटेंसेस जिसका जिक्र नहीं किया गया। थ्रू आउट द बॉडी, पूरा बॉडी से कलेक्ट करके हम लोग एक सिस्टम में लगा देंगे, उसको लिम्फ बोलेंगे। मतलब हुआ क्या होगा? ब्लड वेसल में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड रहता है, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट रहता है, एक्स्ट्रा जो डब्ल्यूबीसी रहता है, वो क्या करता है? ब्लड वेसल रिलीज कर देता है, और उसी रिलीज्ड फ्लूइड वगैरह को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। कौन? तो लिम्फ डक्ट, और उसको बोल देता है यही मेरा लिम्फ है। ओके तो वही बात है। एंड फ्लो टुवर्ड दी हार्ट, हार्ट की तरफ ये फ्लो करने लगता है लिम्फ वेसल के द्वारा। अच्छा वही बात हम आपको जो बताए कहां से कलेक्ट होता है, तो वही बात लिखा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से ये निकाला जाता है किसके तौर पे? एज अ फ्लूइड पास, मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह जो हो जाता है ना, उसके तौर पे ये ब्लड प्लाज्मा से निकल जाता है। किसके द्वारा? तो कैपिलरीज की तरफ। बोले ना ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल्स होता है वो इसको रिलीज कर देता है, भाई अब मेरे काम का नहीं है जा। तो वही रिलीज कर दिया फ्लूइड्स को, डब्ल्यूबीसी वगैरह को, तो वो इकट्ठा होकर लिम्फ बन जाता है। उसके बाद इसका भी बहुत रोल है। क्या रोल है देख लीजिए। तो ये क्या करता है? इट हेल्प टू मेंटेन दी फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस में मेंटेन करता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया अगर ब्लड में तो रिलीज कर देगा, उसमें काम करेगा। अगर कम पड़ रहा है तो फिर वहां से वो ये वापस ले लेगा, फिर वहां से ये लिम्फ से वापस ब्लड वेसल ले लेगा। तो मेंटेन करना चाह रहा है ये फ्लूइड बैलेंसिंग के लिए। और क्या काम करता है? तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, डब्ल्यूबीसी भी रहता है ना इसके पास, तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए भी इसका काम आता है। और क्या काम आता है? तो फैट सोल्यूबल विटामिन इसके अंदर होता है। इट हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये काम करता है। तो ये 3 इसका बोल सकते हैं एडवांटेज था क्या, कि फ्लूइड को बैलेंस करने में, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसको बैलेंसिंग में काम आता है। और क्या? तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में। और क्या? तो फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। क्या चीज के द्वारा निकल रहा है? तो ब्लड प्लाज्मा में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा डब्ल्यूबीसी है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है, वही बस ब्लड प्लाज्मा से निकल जाता है एज अ फ्लूइड पास, कैपिलरीज छोड़ देता है उसको, तो वही इकट्ठा होकर लिम्फ बन जाता है। तो लिम्फ के अंदर जो सब था बता दिए। अब वो वहां से कलेक्ट हो जाता है लिम्फ डक्ट में, फिर लिम्फ डक्ट से लिम्फ नोड में फिल्ट्रेशन होता है उसका, फिर लिम्फ वेसल के द्वारा पूरा बॉडी में घूमता है। और घूमने का जो डायरेक्शन है वो किधर है? अपवार्ड, मतलब हार्ट की तरफ आना है। तो यही था लिम्फेटिक सिस्टम। अब आगे बढ़ते हम लोग लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी देख ही लेते हैं, और ये आखिरी टॉपिक होगा इस लेक्चर का। इसके बाद वाला लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, और फूड यानी कि ग्लूकोज, वो लोग जो बनाता है वो लोग का फूड हुआ।
तो ये तीन चीज ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि खाना तो हर एक पार्ट को चाहिए, रूट को भी चाहिए, लीव्स को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए और स्टीम को भी चाहिए, लेकिन वाटर किसको चाहिए? तो लीव्स को चाहिए सिर्फ। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना, वाटर का जड़ से हर एक पत्ता तक पहुंचना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर पत्ता में खाना बना, लीव्स में खाना बना, वो हर एक पार्ट तक पहुंचना चाहिए, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है? तो इसको करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं, यानी कि जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। ये दो टिश्यू है, ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम टिश्यू किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, अब ये जाइलम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू के क्या है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, आपको मालूम है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, और हर एक पार्ट तक भेजा जाता है। तो किसके द्वारा? तो भैया जाइलम के द्वारा, बोले ना, जाइलम टिश्यू के द्वारा भेजा जाएगा। क्या चीज? जाइलम के द्वारा क्या चीज? वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम के द्वारा क्या चीज? फूड। फूड किसके द्वारा? फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फूड। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। वही बात कि जाइलम क्या करेगा? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये एक ही डायरेक्शन में, अब वाटर तो सिर्फ पत्ता को चाहिए, तो नीचे से ऊपर आया, एक ही डायरेक्शन है, फिर ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, एक बार एक डायरेक्शन। तो जाइलम टिश्यू क्या करेगा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। बट फ्लोएम, फ्लोएम तो हर एक जगह चाहिए, पत्ता से ऊपर वाला भी चाहिए उसको, फिर रूट को भी चाहिए, स्टीम को भी चाहिए। यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम टिश्यू के लिए कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट फ्लोएम टिश्यू को एनर्जी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हर एक जगह जाएगा तो एनर्जी तो चाहिए ना। अब जाइलम टिश्यू 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है। जाइलम टिश्यू क्या बना हुआ है? 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है। एक ट्रैकीट्स, एक वेसल, एक जाइलम फाइबर और एक जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से ये सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ये भी डेड होता है, ये भी डेड होता है, और ये भी डेड होता है। ये 3 मरा हुआ, ये सिर्फ जिंदा होता है। और ये दोनों आपस में मिलकर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स। ये बंदा क्या करता है? फाइबर, ये सपोर्ट का काम, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देता है। कौन? तो जाइलम फाइबर। और स्टोरेज का काम कौन करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा, स्टोरेज। स्टोरेज का काम कौन करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा। और स्ट्रेंथ कौन देता है? तो जाइलम फाइबर। और वाटर और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो ये दोनों मिलकर करता है, ट्रैकीट्स और वेसल मिलकर। ये जाइलम टिश्यू के बारे में बताया। अब फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम भी 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है। एगो का नाम है सिव ट्यूब, एगो का नाम है कंपेनियन सेल, एगो का नाम है फ्लोएम फाइबर, एगो का नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें भी आपको सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी, सिर्फ फ्लोएम फाइबर मरा हुआ होगा, ये डेड है, सिर्फ ये डेड है, बाकी ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, और ये भी लिविंग है। एक चीज देख रहे, इसमें एक मरा हुआ, एक जिंदा 3 मरा हुआ था, इसमें 3 जिंदा 1 के मरा हुआ है, अंतर दिख रहा होगा। इसमें ये दोनों मिलकर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम। किसका? तो फूड का। फूड को ट्रांसपोर्ट ये दोनों मिलकर करेगा। स्ट्रेंथ का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम फाइबर। स्ट्रेंथ और सपोर्ट का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम फाइबर करेगा, स्ट्रेंथ और सपोर्ट का काम। स्टोरेज का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। अरे फूड को स्टोर भी तो करना चाहिए ना, पहले स्टोर करेंगे तब ना बांटेंगे, तो स्टोरेज का काम ये करेगा। वाटर को भी तो स्टोर करेंगे तब ना बांटेंगे। तो जाइलम पैरेन्काइमा वाटर को स्टोर कर रहा था, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। क्लियर है? स्टोरेज का काम किसका है भैया? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का। फिर से बता दे, ट्रैकीट्स और वेसल दोनों डेड है, दोनों का काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम फाइबर डेड है, बट इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जाइलम टिश्यू को। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बट इसका काम है स्टोर करना वाटर और मिनरल्स को, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके। ये भी 4 काइंड ऑफ सेल से बना है, एक सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सिव ट्यूब के पास क्या है ना कि अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए कंपेनियन सेल से हेल्प ले लेता है, और दोनों मिलकर क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों का दोनों लिविंग है। अब फ्लोएम फाइबर जो है ये डेड है, बट ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? ये लिविंग है, बट ये स्टोरेज का काम करता है, फूड को स्टोर करता है। तो यही था आज के लिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या बोलते हैं, एग्जीक्रेशन, जो आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए देखते रहिए। ओके बाय।